हमारे साथ हम हैं टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली लौटे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जहां पर दिल्ली पहुंचेंगे डीके सिद्धारमैया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धारमैया पहले 2 साल सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस आला कमान अंतिम फैसला लेगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रही है, जहां पर सीएम पद को लेकर पशुपेश फंस चुकी है। सिद्धारमैया पहले 2 साल तक सीएम पद को लेकर दावेदार बन सकते हैं। हालांकि 3 साल आगे की अगर बात कर ले तो डीके शिव कुमार को सीएम पद की कुर्सी मिल सकती है। हालांकि अभी तक इस पर पशुपेश की स्थिति है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार कर्नाटक के सीएम पद का दावेदार कौन होगा। बड़ी खबर आपको लगातार बता रही है। तो सिद्धारमैया पहले 2 साल सीएम बनना चाहती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, आखिरकार 135 सीट जीतकर कांग्रेस ने गेंद तो अपने पाले में कर लिया, लेकिन स्थिति अब फंस चुकी है सीएम पद को लेकर। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव हुआ है, बीजेपी पूरी कोशिश की, उसके बावजूद कांग्रेस में जो राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि जो उनकी जनसंपर्क यात्रा उन्होंने जो शुरू की थी, उसको लेकर के जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई है कर्नाटक में, उसके बाद से लगातार जो है बैठक शुरू हो गई है। उसके बाद अगर बात की जाए दिल्ली की, तो येदुरप्पा और ये शिव कुमार दिल्ली आज सुबह पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस से, उनसे मुलाकात करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तमाम आंकड़े जो लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर के कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनका भी जो है इनकी तरफ से भी यही निकल कर आ रहा है कि सूत्र जानकारी की जो है खड़गे के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो सीएम की दावेदारी है, तो कहीं न कहीं जो 30 इनके मंत्रिमंडल के विधायक होंगे और तमाम लोग हैं, जो 18 तारीख हो सकता है 18 तारीख को इनको लेकर के बैठक होगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसको मुख्यमंत्री कर्नाटक का बनाया है। जी गौतम, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दोनों नेता अपने विधायक से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर डीके शिव कुमार को विधायकों का ज्यादा समर्थन मिलता है, तो बात यहाँ पर अटकती है सिद्धारमैया को लेकर कि आखिरकार उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए और कैसे बनाया जाए। देखिए, तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही है, ये तो साफ हो पाएगा जब विधानसभा की इनकी विधायकों के साथ बैठक होगी, मीटिंग होगी, क्योंकि शिव कुमार भी अपने आप को दावेदारी लेकर सामने आ रहे हैं, वहीं येदुरप्पा को भी सामने आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो सीएम की दावेदारी, ठोस दावेदारी की बात की जाए, तो कहीं न कहीं शिव कुमार के ऊपर ज्यादा अटकलें लग रही हैं, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक के पहले ये बात होगी सभी से, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में सारी जो ये रणनीति तैयार की जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए सिद्धारमैया की, इनको भी हो सकता है कि कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब उससे जाहिर होगा क्या जो नाराजगी चल रही है लोगों में आपस में, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसको सीएम का दावेदारी दी जाए। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी आज जो दिल्ली पहुंचे हैं शिव कुमार और सिद्धारमैया, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो तमाम बड़े। गौतम, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार डीके शिव कुमार क्या कुछ कह रही है। My party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house.
गौतम, जिस तरीके से सुना डीके शिव कुमार ने कहा है कि अभी फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है दिल्ली जाने का और रविवार से बैठकों का दौर जारी है, क्या कहेंगे? जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 2 साल तक आखिरकार सिद्धारमैया को रखा जाएगा और 3 साल तक डीके शिव कुमार को लेकर, आखिरकार इसमें कितनी सहमति बनती हुई नजर आएगी? गौतम, देखिए, जिस तरह से अभी जो चर्चाएं चल रही हैं सूत्रों के हवाले से, जो खबर आ रही है जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव में पूर्ण बहुमत से आने के बाद जो इनके कांग्रेस के बड़े नेता हो गए, चाहे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी भी इसमें मौजूद रहे, उनकी अगुवाई में ये डिसाइड किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए कि जो कर्नाटक सरकार को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें साफ तौर पे सामने निकल करके आएगा कि कितने विधायक शिवकुमार के साथ हैं या रुपैया के साथ हैं। तो जिसके साथ विधायकों की ज्यादा जो है सपोर्ट रहेगा उसी की तरफ जो है लोग जो बड़े नेता हैं वो भी अपने मतलब उनके साथ बातचीत करेंगे कि जिस तरह से उसके बाद मंत्रिमंडल में बैठक होगी उसके बाद जब इनको मुख्यमंत्री का दावेदारी जो दोनों लोग अपनी कर रहे हैं कि मैं बनूं या मैं बनूं, तो अभी तो दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद अभी इनकी जो दिल्ली में बड़े नेताओं से बैठक होगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गौतम, देखा जाए तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अब स्थिति आला कमान पर अटक चुकी है कि आखिरकार क्या स्थिति साफ होगी। लेकिन क्या लग रहा है, राजस्थान वाली स्थिति तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, अब जो अगर राजस्थान की बात की जाए, चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रही है, कांग्रेस में जिस तरीके से सीएम पद को लेकर स्थिति बनी हुई है, कर्नाटक में आखिरकार सीएम पद की दावेदारी किसको मिलेगी? यानी कि सिद्धारमैया जो काफी पुरानी है, पूर्व मुख्यमंत्री रही है, या फिर डीके शिव कुमार, दोनों पर स्थिति अटकी हुई है कि आखिरकार दावेदार सीएम के पद का कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, बैठकों का दौर जारी है और आला कमान पर पूरा फैसला कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे किसको सीएम पद का दावेदार बताएंगे और हालांकि विधायकों का समर्थन भी एक तरफ से देखा जा रहा है कि आखिरकार डीके शिव कुमार को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी पूरे तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कर्नाटक के सीएम का दावेदार आखिरकार कौन बनेगा। हालांकि देखा जाए तो 10 मई को चुनाव हुआ था, जिसके बाद 135 सीटें कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया था, लेकिन अब इस जीत के बाद स्थिति अटकी है तो वो है सीएम पद के दावेदार को लेकर। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रही है, बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस में, लेकिन एक बात यह भी सामने आ रही है कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या अंतरकलह की स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी में एक बार दोबारा से देखने को मिलेगी? क्या स्थिति यहां पर राजस्थान को लेकर फिर से सामने आएगी कर्नाटक में? लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बता रही है, बैठकों का दौर जारी है। हालांकि रविवार से बैठकों का दौर जारी है, 135 विधायक इस बैठक में पहुंचे थे और विधायक जो है समर्थन देते हुए नजर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर डीके शिव कुमार को। यह स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि आपको बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में डीके सिद्धारमैया और शिव कुमार जो है वो पहुंच चुके हैं और अब स्थिति आला कमान पर है कि वो सीएम का दावेदार किसको बनाते हैं। यानी कि पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर है कि वो सीएम पद का दावेदार किसको चुनती है, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया। जो पहले से अनुभवी रही है सिद्धारमैया उसको चुनती है या फिर डीके शिव कुमार जिन्होंने पार्टी में अपनी अच्छी छवि बनाई है और उनके कार्यों को सराहा भी गया है। लगातार बता रही है, जहां पर दिल्ली पहुंचे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया और पशुपेश की स्थिति देखने को मिल रही है। कर्नाटक में सीएम पद का दावेदार आखिरकार कौन होगा? तो बड़ी खबर, फिलहाल बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज ये स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगी कि सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया।
तो कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सबकी निगाहें टिकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएम पद की कुर्सी पर कि आखिरकार कौन होगा इसका दावेदार। हालांकि कांग्रेस ने जीत के बाद गेंद तो अपने पाले में कर लिया, लेकिन अब अटकी है सुई तो वो है सीएम पद को लेकर डीके शिव कुमार या फिर सिद्धार्थ भैया। आखिरकार किसको समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां यौन शोषण कोई और नहीं बल्कि स्कूल का टीचर ही कर रहा था। इस मामले में महिला टीचर बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी। स्कूल की टीचर ने अभिभावकों के साथ थाने पर शिकायत की तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता के साथ लेते ही 3 टीचरों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी टीचर मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। बताते चले दूसरी ओर 13 बच्चों को जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया है। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खबर है जहां पर 13 बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है और हालांकि देखा जाए तो कोई और नहीं स्कूल के टीचर ही। हालांकि देखा जाए तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर में ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। लोग मौजूद थे, बाकायदा वीडियो बनी हुई सामने एसए साहब के बीएसए साहब ने एक टीचर को बर्खास्त करने की मांग उठा दी, लेकिन बना दिया है। बाकी 2 टीचर निलंबित किए। मेरे गाँव वालों का कहना है, अभिभावकों का कहना है कि वो 2 टीचर बने उन्हें भी बर्खास्त। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, शाहजहांपुर के स्कूल में जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, स्कूल के शिक्षा मंदिर में इस तरीके के मामले सवाल के निशान खड़े करते हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, घटना के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद बीएसए ने कार्रवाई करते हुए जहां 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया, वहीं अनुदेशक की जो है वो सेवा समाप्त कर दी है। आपको बता दूं कि दूषित मानसिकता के टीचर को जो है स्कूल में दी गई, जिसने इतने बड़े शिक्षा के मंदिर में पाप घटना को अंजाम दिया। 13 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में वहाँ पुलिस पहुंची, जिसने स्कूल से जो है आपत्तिजनक कई चीजें बरामद की। ग्रामीणों ने टीचर को बंधक बना दिया और स्कूल में जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल जो आरोपी टीचर है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और 2 जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो भी फरार हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 के खिलाफ जो है वो 2 को निलंबित कर दिया है और अनुदेशक की सेवा समाप्त कर दी। कमलेश, देखा जाए तो एक नहीं 13 बच्चियां हैं इसमें। हालांकि गांव में की स्थिति हम सभी जानते हैं कि गांव में एक तो स्कूल कम होते हैं और अभिभावक सोचते हैं एक बार को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, लेकिन अगर स्कूल में ऐसी स्थिति होगी, ऐसे मामले सामने आएंगे तो और भी अभिभावक डरेंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। बिल्कुल चंदा जी, बताना चाहूंगा, अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो अभिभावक जो है अपने निर्णय में बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे। वैसे ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जो उच्च कोटि की जो शिक्षा है मुहैया नहीं हो पाती है। लेकिन सरकार ने शिक्षा को जो है कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में जो है वो कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति कराई, जिससे जो है बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान हो सके। लेकिन ऐसे अनुदेशक जो है जो बच्चों को शिक्षा की बजाय उनका शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, ऐसे टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ग्रामीण मांग कर रहे हैं और जो बाकी स्कूल हैं जो अनुदेशक हैं उनके खिलाफ भी जांच की मांग उठा रहे हैं। चलिए कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना वाकई हम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में शाइस्ता की तलाश जहां पुलिस को है, तो वही खबर आ रही है कि शाइस्ता और उसकी ननद के बीच अतीक की संपत्ति को लेकर विवाद हो गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है, लेकिन प्रयागराज समेत देश के अलग अलग शहरों में अतीक की बेनामी संपत्ति को लेकर दोनों में तकरार की बात अतीक के परिवार में होने लगी है। अतीक की बहन शाइस्ता को किसी भी कीमत पर अतीक के बाद डॉन की भूमिका में नहीं देखना चाहती है। तो अतीक की संपत्ति को लेकर परिवार में कलह देखने को मिल रहा है। शाइस्ता और अतीक की बहन में यहां पर संपत्ति को लेकर
कलह देखने को मिल रही है और शाइस्ता जो लगातार फरार चल रही है, पुलिस के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो पर कई इनाम भी घोषित किए गए हैं, लेकिन अभी तक शाइस्ता पुलिस के गिरफ्त से बाहर नजर आ रही है। और फिलहाल इस खबर पर यही अपडेट है कि अतीक की संपत्ति को लेकर परिवार में कलह देखने को मिल रही है, यानी कि शाइस्ता और अतीक की जो बहन है उस पर संपत्ति को लेकर कलह देखने को मिल रही है। तो शाइस्ता और अतीक की बहन में ठनी, यानी कि एक ही परिवार में संपत्ति को लेकर कलह देखने को मिल रही है और लगातार पुलिस शाइस्ता की तलाश में है। लेकिन एक चैलेंज कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार लंबे समय से फरार चल रही शाइस्ता पुलिस के गिरफ्त में कब आती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? देखिए चंद्र जी, आपको बता दें, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन में साल हत्याकांड के बाद लंबे समय लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस उसके गिरफ्त में नहीं आ सकी है। पुलिस उसके ठिकानों तक पहुंच पा रही है। इस तरीके से अगर हम बात करें पुलिस के मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस जब पहुंची है उसके ठिकानों तक, तो कहीं उसके मुखबिर से तेज शाइस्ता परवीन का मुखबिरी काम आती है कि शाइस्ता परवीन वहां से भागते हुए नजर आती है। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले ये पता चला था कि शाइस्ता परवीन करेली में है, लेकिन जब पुलिस वहां ठिकाने पे छापेमारी करने पहुंची तो पुलिस को ये पता चला कि स्टीमर के माध्यम से वो संगम पहुंची, संगम द्वारा वो सतना पहुंची, सतना से जहां ट्रक के माध्यम से वो मुंबई के बांद्रा पहुंची, जहां अतीक अहमद के करीबी राजदार जो एक अमीर घराने के थे उनके संरक्षण में वहां पे यूपीएसटीएफ की टीम वहां भी पहुंची, लेकिन किसी भी तरीके से शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी नजर नहीं आ रही है। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस नाकाम पूरी तरीके से साबित हो रही है कि आखिरकार एक महिला जो कि अतीक और अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर के बाद पूरी तरीके से शाइस्ता परवीन को 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया, लेडी डान घोषित किया गया, फिर माफिया के लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद शासन के स्तर पर सरकार से ये इजाजत मांगी गई पुलिस प्रशासन की तरफ से कि शाइस्ता परवीन को हिस्से सीधा के लिस्ट में शामिल किया जाए। संजय, देखा जाए तो अतीक पहले सुर्खियों में रहे थे, गहमा गहमी का माहौल था, अब उनकी पत्नी शाइस्ता सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिरकार शाइस्ता गिरफ्त में आ जाए, लेकिन शाइस्ता है जो हाथी में नहीं आ रही है। क्या कहेंगे, कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा पुलिस पर कि नहीं? जी बिल्कुल, कार्रवाई पे अगर पुलिस के हम कानून व्यवस्था पे बात करें तो पुलिस पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक और असद का एक साम्राज्य था उसका नाम चला करता था, लेकिन अब वो समय है कि वही शाइस्ता परवीन सुर्खियों में बनी हुई है, पूरी तरीके से पुलिस को चकमा देती हुई नजर आ रही है। जहां भी पुलिस उसके ठिकानों पे दबिश देने की कोशिश करती है, पुलिस के से वो हाथ के कहीं दूसरी जो जगह फरार होती नजर आ रही है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस के हाथ कब लगेगी, शाइस्ता परवीन कब उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको लेकर के कई ऐसे उसके खासकार है जो उनको भी गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। और वही खान दौलत हनीफ जो अतीक के करीबी थे, जो सजायाफ्ता है उमेश पाल अपारा कांड में, उनको भी रिमांड पे लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ होगी, लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस को ये कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। अब ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा चलिए संजय, शुक्रिया बहुत आपका इस पूरे खबर पर अपडेट के लिए। लेकिन देखना अहम होगा कि आखिरकार शाइस्ता पुलिस के गिरफ्त में कब आती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप थे या अब गलवान घाटी में भारतीय सेना है, भारत कभी नहीं झुका है और ना कभी झुकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो संभाजीनगर में राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जहां पर महाराणा प्रताप का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर तमाम बातें राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, भारत को लेकर भारत ना कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। तो महाराणा प्रताप के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राजनाथ सिंह। इस दौरान भारत को लेकर तमाम बातें करते हुए नजर आए, भारत के विकास को लेकर कहा, भारत के आगे बढ़ने को लेकर कहा कि भारत ना कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। तो आपको बताना चले, महाराणा प्रताप के सम्मान का कार्यक्रम हुआ था, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी देखी गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सत्येंद्र जैन के सेल में 2 कैदियों को शिफ्ट करने के मामले में जेल अधीक्षक पर एक्शन हुआ और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानसिक अवसाद और अकेलेपन की समस्या को जेल अधिकारियों के सामने रखा था। जैन ने गुहार लगाई थी कि अकेले रहने की वजह से वह डिप्रेशन में जा रही है, इसलिए उनके सेल में कम से कम 2 अन्य कैदियों को रखा जाना चाहिए। इसके बाद सेल में 2 कैदियों का ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल कैदियों को वापस उनकी सेल में भेज दिया गया है। तिहाड़ प्रशासन को सत्येंद्र का डर यहां पर सता रहा है। अकेले रहने पर सत्येंद्र जैन की लगातार मांग यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए सत्येंद्र जैन को लेकर पहले भी सुर्खियों में लगातार बने हुए थे कि उन्हें वीवीआईपी सुरक्षा मिल रही है जेलों में, और अकेले रहने पर अब सत्येंद्र जैन की मांग यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से खबरें सामने बीच में आई थी, सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी वहां पर सुरक्षा मिल रहा है, वो आराम फरमा रही है और बाकी के जो कैदी हैं वो उनकी वहां पर देखभाल में जुटे हुए हैं। अब एक और खबर सामने आई है कि लगातार सत्येंद्र जैन अकेले रहने की मांग करते हुए नजर आ रही है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दोबारा समन भेजा है। जांच एजेंसी ने पाटिल 22 मई को पेश होने को कहा। जयंत पाटिल ने ईडी के सामने हाजिर होने और दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा था। इससे पहले भी जयंत पाटिल को समन भेजा गया था। इससे पहले उन्हें 12 मई को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। तो जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस यहां पर देखने को मिल रहा है, और हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी ईडी का समन देखने को मिला था। एनसीपी अध्यक्ष पाटिल को नोटिस मिला है, ईडी के सामने पेश होने का नोटिस। हालांकि देखना अहम होगा कि जयंत पाटिल अब आखिरकार जो ईडी का नोटिस आया है उस पर क्या जवाब देते हैं और किस तरीके से आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ईडी के सामने पेश होने का नोटिस तो मिल गया है जयंत पाटिल को, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि जयंत पाटिल आखिरकार कब पेश होंगे। वहीं सचिन पायलट की 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा का आज समापन होगा। पदयात्रा आज जयपुर पहुंचेगी, उसके बाद अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू नगर पुलिया के पास बड़ी सभा होगी। सचिन पायलट इस जनसभा में अपनी बात रखेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट की इस यात्रा के बाद अब इस जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ पर सबकी निगाहें टिकी है। जनसभा में सचिन पायलट समर्थक, मंत्री और विधायक भी पहुंच सकते हैं। तो सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज समापन होगा। आपको बताते चले जयपुर में आज इस जन संघर्ष यात्रा का समापन किया जाएगा। हालांकि सचिन पायलट ने 5 दिन पहले इसकी शुरुआत की थी और लगातार भीषण गर्मी में जिस तरीके से सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा करते हुए नजर आ रही हैं, हर तरफ उनकी वाहवाही देखने को मिल रही है और कई तस्वीरें भी सामने आई जहां पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लगातार भीड़ भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का समापन किया जाएगा और समापन आपको बताते चले आज जयपुर में समापन किया जाएगा, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए भी सचिन पायलट नजर आएंगे। हालांकि भीड़ पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जब से जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत हुई है, जिस तरीके से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उस तरफ हर तरफ वाहवाही हो रही है। तो महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुई हिंसा के बाद नागपुर जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नागपुर जिले के संवेदनशील इलाके में पुलिस पैनी नजर रख रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कमिश्नर ने सशस्त्र पुलिस की गश्त और शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। बता दें, अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। वहीं अकोला में हिंसा के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। कैटेगरी 5 स्तर का भीषण चक्रवाती तूफान मोचा बीते रविवार को बांग्लादेश और म्यांमार के तटों से टकराया है, जिससे भारी बारिश हुई और 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मोहम्मद अजीजुर रहमान ने कहा कि फिलहाल चक्रवात कमजोर पड़ गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो फुटेज में इमारतों की छतों और बिजली के तारों को गिरते हुए दिखाया गया। बताते चले म्यांमार में तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए और एक टेलीकॉम टावर भी उखड़ गया। नेशनल मेडिकल कमीशन के बनाए गए नए नियमों के मुताबिक अब देश में डॉक्टरों को मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या हासिल करना जरूरी होगा। डॉक्टरों के लिए यह यूआईडी
एनएमसी एथिक्स बोर्ड से जारी किया जाएगा। ये यूआईडी डॉक्टरों को एनएमआर में रजिस्ट्रेशन कराने और भारत में मेडिसिन प्रैक्टिस करने की योग्यता प्रदान करेगा। बताते चले एनएमसी की नई अधिसूचना के मुताबिक देश के सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों के लिए एक कॉमन नेशनल मेडिकल रजिस्टर होगा। इसे एनएमसी के तहत एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जरिए मेंटेन रखा जाएगा। इस रजिस्टर में कई राज्यों के मेडिकल काउंसिल के सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों की जानकारियां शामिल होंगी और इसमें डॉक्टर के बारे में हर जरूरी जानकारी रहेगी। उधर दिल्ली मेट्रो फिल्मों की शूटिंग का सेट बनती जा रही है। यहां पर फिल्म का हर कलेवर देखने को मिल जाता है। पिछले दिनों आशिकी के रंग परवान चढ़ते नजर आए। जी हां, ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कपल मेट्रो के अंदर पब्लिक के सामने ही अश्लील हरकतें करते दिखाई दिया। इसके अलावा एक वीडियो तो ऐसा भी वायरल हुआ है जिसमें एक युवक अश्लील हरकत मेट्रो के अंदर करता दिखा। तो इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। आत्मनिर्भर